अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ भारतीय आबी जारहियत से करेंगे, लेकिन पहले भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं के गुरु चाणक्य की बात हो जाए, जो अर्थशास्त्र में अपने चेलों को समझाते हुए लिखता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त और हमसाये का हमसाया दोस्त होता है। यानी पड़ोसी मुल्कों को दुश्मन समझो और पड़ोसी मुल्कों के पड़ोसियों को दोस्त जानो। रियासत के हमसाए हमेशा आपके दुश्मन होते हैं, इनको दोस्त बनाने की कोशिशें करने के बजाय उनके हमसायों को दोस्त बनाओ। हमसाया दुश्मन नफ्सियाती और जहनी तौर पर दबाव में रहेगा। भारतीय वज़ीर आज़म के सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित दोवल नरेंद्र मोदी को इसी पॉलिसी पर चला रहे हैं। नई दिल्ली की पूरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान डिस्टर्ब, गैर मुस्तहकम और उलझा रहे। उसने एक अरसे पाकिस्तान को दहशतगर्दी में तो उलझा ही रखा है, अब आबी जारहियत से पाकिस्तान पर हमला आवर भी है। गैर मामूली बारिशों से तो सतलुज, चनाब, रावी पहले ही बिखरे हुए दिखाई देते थे कि भारत ने भी अपने डैम से पानी छोड़ दिया, जिसके बाद नारोवाल, सियालकोट और शकरगढ़ के बरसाती नालों में तुगयानी से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। करतारपुरा तकरीबन मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब है। सियालकोट में 38 बरस बाद होने वाली रिकॉर्ड बारिश ने तबाही मचा रखी है। रावी से मुत्तसिल इलाके सैलाब की जद में हैं। शाहदरा को शदीद खतरा है, जबकि हेड मराला बैराज पर पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने से गुजरात और करीबी इलाके भी सुर्ख दायरे में हैं। गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पंजाब के 6 अजला में फ़ौज तलब कर ली गई है। वज़ीर आज़म ने आज इस हवाले से एक अहम इजलास की सदारत भी की है, जबकि दूसरी तरफ डायरेक्टर जनरल पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इरफान अली काठिया का कहना है कि पंजाब के दरियाओं में 38 बरसों बाद इस पैमाने पर पानी आया है। आज रात शाहदरा के मकाम से बड़ा रैला गुजरेगा, जो बड़ा चैलेंज है। 1988 में भी ऐसी ही सूरत हाल थी नाज़रीन, जिससे निमटने के लिए पहले तो रावी के दाएं किनारे पर बंद तोड़कर इजाफी पानी को नहरों, खेतों और फ्लड चैनल्स में मोड़ा गया, जो घूम फिर कर शरकपुरा के करीब दोबारा रावी में चला गया और लाहौर बच गया था। अगरचे कई देहात और ज़रूरी ज़मीनें ज़रूर डूब गई थी, लेकिन मसला अब की बार ये है कि रावी के दाएं किनारे पर इन इलाकों में फैक्ट्रीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, मोटरवे है और बहुत सारी सड़कें बन चुकी हैं, जो कि सैलाबी रास्ते में रुकावटें हैं। यानी हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं रहा, हमने अपने लिए खुद गड्ढे खोदे हैं। अब होगा क्या, हमें करना क्या चाहिए और इस क्लाइमेट चेंज से निमटने के लिए हमारी तैयारी क्या है, तैयारी है भी या नहीं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमने आज स्टूडियोज़ में मदू किया है। सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी हैं सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वीडियो लिंक पर आप देख सकते हैं जी। लाहौर से मुझे ज्वाइन किए हुए हैं मोहम्मद नौशाद अली साहब। इस्लामाबाद से हमारे साथ वीडियो लिंक पर हैं शहजाद अनवर फारूकी साहब और इम्तियाज़ फारान साहब हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं न्यूज़ 1 के लिए कराची से, हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। सनाउल्लाह साहब, सर मैं पहले आपकी तरफ आऊँगी। सिचुएशन क्या है, ये मैंने अपने इब्तिदाइये में भी बताया और आपसे बढ़कर कौन जानता है कि इस वक्त हम किन मसाइल का सामना कर रहे हैं, ख़ास तौर पर हम जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। लेकिन सर, वी ऑल नो कुदरत से लड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन अक्ल और फहम से नुकसानात जो हैं वो तो कम किए जा सकते हैं ना सर। 88 में रावी के दाएं किनारे पर हिफाजती बंद शहर को तोड़कर शहर को बचा लिया गया। अब वहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, आबादियाँ हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है कहीं ना कहीं? बिल्कुल, आपने सही बातें की हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें। एक तो देखें, एक डिज़ास्टर होता है कि नेचुरल डिज़ास्टर जिसको कहते हैं, और एक मैन मेड डिज़ास्टर होता है। 2 किस्म की बातें हैं। अब जब आप नेचुरल डिज़ास्टर की बात करते हैं तो गुज़श्ता चंद दिन के दौरान जो जीबी में, केपी में और बाकी इलाकों में जो तबाही हुई है, मैंने तो पहले अपनी ज़िंदगी में इस किस्म की सूरत हाल देखी नहीं है। उसकी वजूहात एक तो यकीनन है, एनवायरनमेंट का फ़र्क है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज हुआ है ना, उसमें आप हैरान होंगी कि पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज पे जो इम्पेक्ट आया है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो कार्बन छोड़ा जाता है दुनिया भर से, उसमें पाकिस्तान का शेयर 1% से भी कम है। और उसमें सबसे ज़्यादा तो आपको पता है यूएस का है, फिर इंडिया है, फिर चाइना है, लेकिन उसका इम्पेक्ट पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान जो हमने देखा है, ख़ासकर जीबी में जो देखा है, वहाँ पर ग्लेशियर फटे हैं। और जब आप मैन मेड की बात करते हैं तो 2 इंक्वायरी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा अपने नाजरीन के लिए और जो हमारे दोस्त हैं जी। 2014 में जर्मनी ने एक हमें ग्रांट दी, और वो पहली ग्रांट थी, उसके बाद उन्होंने देनी थी, और उसमें ये था कि ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग होनी थी, आपके रिवर्स की मॉनिटरिंग के लिए, और 1000 लोगों को ट्रेंड करना था, और इसके साथ एक रिसर्च सेंटर बनाना था क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। कब? 2014 में। वो ग्रांट आपकी ज़ाया हो गई, उस पर इंक्वायरी हुई, फिक्स हुए लोग, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2017-18 में वर्ल्ड बैंक ने आपको $188 मिलियन दिए अर्ली, एक खुदकार अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए, जिसने
आपको इस किस्म के डिज़ास्टर से बहुत पहले आगाह करना था। आप हैरान होंगी, वो पैसे कोई यूज़ नहीं हुए और वो 2022 में वर्ल्ड बैंक से हुकूमत पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि भाई सैलाब आ गया है, हमारे पास ये पैसे पड़े हैं, हम इस पे अर्ली वार्निंग सिस्टम जो ऑटोमेटिक लगाना था वो नहीं लगा सके, तो ये पैसा मुतासरीन को देना चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा भाड़ में जाओ, जो करना है करो, हम थक गए हैं आपकी बातों से। सिर्फ ये 2 मिसालें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप चले जाएं प्लानिंग साइड पे जी, आप जिधर भी चले जाएं, आप सवात में चले जाएं, आप जीबी में चले जाएं, आप लाहौर में चले जाएं। हमारे सराइकी में कहते हैं सिंध दरिया जो होते हैं ना, दरिया के पेट होते हैं और वो पेट भेंट कहते हैं, जिसको सराइकी में भेंट कहते हैं। वो ज़मीनें किसी को अलाट नहीं हो सकती, वो मतलब काश्तकारी के लिए दी जाती हैं जब दरिया वापस ये शामलात टाइप कोई चीज़ मतलब है कि वो आप हैरान होंगी। आप पूरे पाकिस्तान में आप सर्वे करा लें जी, वो ज़मीनों के रिकॉर्ड चेंज हुए हैं, वहाँ कॉलोनियाँ बन गई हैं, वहाँ इंडस्ट्रियाँ लग गई हैं और दरिया अपना रास्ता नहीं छोड़ता। दरिया ने उस जगह पे जाना है जो उसकी जगह है। ये नेचुरल बात है। वो 2010 सॉरी लेकिन वहाँ कच्चे का इलाका तो महफूज है ना, तो मेरे ख्याल में इसका क्रेडिट जो वो डाकुओं को कच्चे दे का दे इलाका ही बता रहा हूँ मैं आपको जी। कच्चे के इलाके में कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। तो 2010 के सैलाब में ये पहली दफ़ा हुआ। हमने उसका चंद दिन तक शोर मचाया, बातें हुई, आप और हम जिस तरह आज टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं, या नौशाद करेंगे, इम्तियाज़ या बाकी लोग जो भी बात करेंगे, बाकी भी लोग तजियाकार बात कर रहे हैं, हम चंद दिन बात करेंगे, उसके बाद फिर यही शुरू हो जाएगा। ठीक हो और गया। पॉलिटिकल लेवल से लेकर नीचे लेवल तक, और आपके इदारे भी इसमें सारे शामिल हैं, वो यही करते हैं। उसके बाद पानी ने, और जो एक आपने आखिरी बात की जी जी, कि भारत ने पानी जारियत की, आप मुझे बताएं सिंध ताश माहदे को उन्होंने सस्पेंड किया, उसके बावजूद आपको ये, आप मेरी बात से इख्तलाफ ज़रूर करें, लेकिन राब्ता जो किया गया और बताया जो आपको आपकी पहले तरफ से। बताया गया। आज अगर वो पानी के अपने डैम ना खोलें तो क्या करें आप क्या मुझे खुद को तो नहीं डुबोएंगे? चलिए, नहीं डुबोने के छोड़े, वो आपके डैम उड़ जाएंगे, उससे ज्यादा पानी आएगा। और वहां भी इंसान रहते हैं, यहाँ भी इंसान रहते हैं। ये हम सबको सोचना होगा कि इंसान ठीक है जी, सोचा क्या जा रहा है इस पे भी जरा बात कर लेते हैं। इम्तियाज़ फरहान साहब, सर आज कायमा कमेटी के इजलास में जहां सोचा जाना है, जिस तरह से सनाउल्लाह साहब ने कहा कि सोचा जाना चाहिए है, वहां सर ये तजवीज़ सामने आती है कि आबी गुजरगाहों पर कब्जा करने वालों को फांसी दी जानी चाहिए। इस तरह की सिर्फ बातें लेकिन ज़ाहिर है कि यहाँ पर की जा रही हैं, क्योंकि हमारे पास सरकारी ज़मीन पर कब्जे के जुर्म में अगर हम सिर्फ बात कर लें तो एक कमज़ोर सा कानून है इलीगल डिस्पोजेशन के नाम से, एक्ट के नाम से, जो कि 2005 का है, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा है वो 7 साल दी जा सकती है, जुर्माना भी थोड़ा बहुत किया जा सकता है। और अगर आबी गुजरगाहों पर कब्जे की सज़ा की बात करें इम्तियाज़ फरहान साहब, तो वो तो इससे भी कम है। तो क्या इसे सूबाई कवानीन पर जिस तरह से छोड़ दिया गया है, इसी तरह से हम देखेंगे कि आइंदा भी होता रहेगा? जब कवानीन ही नहीं है तो लोग क्यों नहीं ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे? क्यों नहीं जंगलात खत्म हो रहे होंगे? क्यों नहीं सोसाइटीज़ ऐसी जगह पे बन रही होंगी जो आबी गुजरगाहें हैं? इम्तियाज़ फरहान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सना भाई हो गए, हम हो गए, और मेरे ख्याल है कि नौशाद भाई वगैरह तमाम, हम सब का ताल्लुक है कच्चे के इलाकों से या गांव देहातों से है। वहाँ पर कस्टम्स चलते हैं, कवानीन नहीं चलते हमारे इलाकों में। अगर हमारे अपर सिंध के अंदर जरगा अगर होता है तो जरगे में कस्टम्स होते हैं और कोई नाइंसाफी नहीं होती। 1% अगर कोई रिपोर्ट हो जाए तो हो जाए, लेकिन कस्टम्स की वजह से कोई नाइंसाफी नहीं होती, सारा सिस्टम चल रहा होता है। सजाओं का तयन की जरूरत नहीं है, नेक नियति की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहिबा को इसका आगाज राबी से करना चाहिए, कि जो कि गुज़िश्ता हुकूमत में ऐलान किया गया था कि पूरा एक नया शहर आबाद करने की बात हो रही है, उसको पहले एग्जामिन किया जाना चाहिए कि आया वो दरिया के किस हिस्से में, हमारे जो ये बेट का इलाका कहला रहे हैं सना भाई, हमारे इलाके में कच्चे का इलाका कहलाता है, और वो कच्चे का इलाका हमारे यहाँ भी ऑक्युपाइड हुआ है। वहां पर ये जो मैं ये समझता हूँ, ये जो धाड़ियल कल्चर, ये जो हम बहुत बहस करते हैं, ये उसी कब्जों का एक तरीका है, ताकि लोग उस तरफ ना जा सके, उस तरफ की कोई बात ना हो सके, और वहाँ धड़ल्ले से आबादियाँ कायम की जाए। और वहाँ पे मुख्तलिफ, क्योंकि वहाँ पे कारखाने ज़्यादातर इसलिए कायम किए जाते हैं कि वहाँ चोरी चकारी का बहुत आसानी रहती है, चाहे वो बिजली हो या सस्ती लेबर हो और दूसरी चीज़ें हो। और देखें, हम दो बातें सना खान साहब ने अपने दो मिसालें दी हैं, ऐसी लातादाद मिसालें हैं कि जो हमने इंटरनेशनली जो हमें फंड्स मिले
उसको हमने यूटिलाइज तो बहुत दूर की बात है, हमने सही से करप्शन भी नहीं की उसके अंदर, और इतनी बेहुदा करप्शन की कि आज दुनिया में हम क्वेश्चन बने हुए। आपको याद होगा जब ये पिछली गवर्नमेंट थी, पीडीएम की गवर्नमेंट, तो एक बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें डोनर से अपील की गई थी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे और ये वजीर आजम शहबाज शरीफ ही थे। उसमें जो हमसे कमिटमेंट हुई 10 से 12 अरब डॉलर की हमने सुनी थी, और तो उसमें से कितने पैसे मिले। अब आज ये शिकायतें तो करते हैं। आज मैं मुसद्दिक मलिक साहब की तकरीर सुन रहा था, किसी तकरीब से खिताब कर रहे थे, चूंकि मौसमियाती तब्दीली, वो सिर्फ रोने के अलावा कोई बात नहीं कर रहे थे। हमने क्या करना अपना नहीं बता रहे थे, वो सिर्फ ये 10 ममालिक गिन रहे थे कि जनाब 10 ममालिक की वजह से पूरी दुनिया में तबाही आ रही है, हमें कॉलोनी समझ लिया है, हमें उन्होंने खाना बदोश समझ लिया है कि ये जहां पानी होगा वहां चले जाएंगे। लेकिन अब हमने क्या करना ये नहीं, हम डिपेंड कर रहे हैं अभी तक फंड्स के ऊपर कि हमारा हर सरकारी बंदे का रोना होता है कि हमारा हिस्सा मौसमियाती तब्दीली में 1% है, लेकिन हम 100% भुगत रहे हैं, तो हमें फंड्स दिए जाए। अगर फंड्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे अस्मा, तो कौन देगा? इसके अंदर ठीक हो गया, मसाइल बहुत सारे हैं, हमारे कितने हैं, लेकिन एनडीए में भी वो किरदार अदा नहीं कर रही, एनडीए में भी किरदार अदा नहीं करी। अगर इस मौके पर हमें कोई किरदार अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो हमारी पाक फौज है, हमारी पाक फौज के जवान है। जिस तरह से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दूर दराज जहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ पर ये लोग पहुँच रहे हैं। 28,000 के करीब लोगों को इन्होंने रेस्क्यू किया है, उनकी जानें बचाई हैं, जो कि ये सैलाबी रैले जो इनमें बह सकते थे, उनकी जान जाने का खतरा था। तो इसको यकीनन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं मोहम्मद नौशाद अली साहब, सर आपके पास आऊँगी। सर, डैम्स की बहुत ज़्यादा बात होती है, आबी ज़खायर की बहुत ज़्यादा बात होती है जब हम इस तरह की किसी भी सैलाबी सूरत हाल को कभी भी डिस्कस कर रहे होते हैं। सर, हमारे पास 153 डैम्स और आबी ज़खायर हैं। पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत की बात करें तो सिर्फ 30 दिन तक हम इसको ज़ख़ीरा कर सकते हैं, और जबकि भारत जो है हमारा पड़ोसी, जिसके बारे में भी हम जिक्र कर रहे थे, वो 220 दिन तक की सलाहियत रखता है, पानी को ज़ख़ीरा कर सकता है इतने दिनों के लिए। लेकिन हम ये जो सालाना 145 मिलियन एकड़ फीट पानी में से जो 0% ज़ख़ीरा कर सकते हैं, मैं कहती हूँ कि आप देखें कि 100% हमारे पास जो वाटर है, पानी जो है, जिसको हम किसी ना किसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजली बनाने के लिए, दीगर मकासद के लिए, वो हम ज़ाया कर देते हैं। तो सर, इस पे तो बहुत सारी डिबेट होती है ना, आबी ज़खायर पे होती है, डैम्स पे होती है, लेकिन सिर्फ डिबेट होती है, असल में कुछ नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे यहाँ हर चीज़ पे सिर्फ डिबेट ही होती है। अब अगर डिबेट ना होती तो ये अभी सना साहब ने 2010 के सैलाब का हवाला दिया, फिर 2022 का सैलाब है, वो तो कोई दूर की बात नहीं है। आपने 1988 की बात भी की। क्या 1988 से लेकर आज तक क्या हमने कोई मामूली सा भी कोई हमारे तौर अतवार या हमारा तरीक़ेकार में या हमारे काम करने के अंदाज में कोई मामूली सा फ़र्क आया? बिल्कुल इसी तरह 1988 की आप अखबारात उठा के देख लें, इसी तरह की आपको खबरें मिलेंगी। जी फलां रेला फलां जगह से गुजर गया, फौज के दस्ते तैनात कर दिए गए, फौज इमदाद के लिए पहुंच गई, वहां पे जो है इतने माल मवेशी जो है वो हमने रेस्क्यू कर लिए, इतने मामलात यहाँ कर लिए। फिर वही खबरें आपको 2022 में भी, 2010 में भी यही खबरें थी। और किसके अलावा क्या था? आज के 4 दिन बाद जो सना साहब ने कहा था कि हम गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद 4, 5, 6 दिन बाद यही फिर हम वहीं के वहीं होंगे। हमने सैकड़ों जाने इस बार भी अब तक मेरा ख्याल वो एनडीए के चेयरमैन, जो एनडीएमए के चेयरमैन है, बता रहे हैं कि शायद 600 या 800, मुझे एग्जैक्ट सर 800 से ऊपर हुए, 800 जी 800 हो चुकी हैं अब तक। तो ये जो 800 लोग हैं, ये इनका जो लहू है वो किसके हाथ पे है? हालत ये है कि यहाँ लाहौर के अंदर, ये आप बात कर रहे थे, आपके एक जो वफाकी वजीर है, जो किसी है, उनकी अपनी सोसाइटी जो है रात को बचाने की कोशिश की जा रही थी, वहां बंद बांधने की कोशिश की जा रही थी। भाई आपने ये जो दरिया के पेट की बात की जाती है, आप वहां तक पहुंचे कैसे? कोई उनसे पूछेगा? आप कह रही थी 7 साल सजा, किसी को 7 साल के लिए टांग कर तो देखें, किसी को 7 साल अंदर देकर तो देखें, फिर मैं देखता हूं कि कैसे जो है ना 10 सोसाइटियां वहां और कैसे बनती हैं। सर, ये करेगा कौन? क्योंकि जब हम जिम्मेदारान की बात करते हैं तो उसमें तो तमाम की तमाम सियासी पार्टियां भी फिर कहीं ना कहीं सर जिम्मेदार हैं ना, क्योंकि जब आपके मंशूर में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके मंशूर में इंसाफ होता है, लेकिन सर किसी भी पार्टी के मंशूर में, अगर मैं गलत हूं तो मुझे जरूर सर तस्दीक कीजिएगा नौशाद साहब, अगर मैं गलत हूं तो मेरे नहीं ख्याल कि हमारी किसी भी सियासी पार्टी के मंशूर में इस वक्त कोई क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई चीज शामिल है, यह है किसी पार्टी के पास?
बातें करने की हद तक तो हो सकता है किसी ने शामिल किया हो, मुझे वैसे एग्जैक्टली याद नहीं है। मेरा ख्याल है शायद क्लाइमेट चेंज की बात एक दो जमातों ने की थी, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने भी 2022 के इंतखाबात जो 2022 के सैलाब के बाद बड़ी गुफ्तगू की थी, और हमारे यहाँ भी क्लाइमेट चेंज जो है उसके ऊपर बड़ी बात हो रही, पंजाब में काम भी हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा, ये एक अलग डिबेट है, इस पे हम इस पे भी बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ ये बात बता दें जो मैं कह रहा था कि इतने सैलाब गुजर जाने के बाद हमारे तौर तरीके में 1% फर्क नहीं है। इस बहस को छोड़ दें कि जो बैनुल अक़वामी जो कितने परसेंट किसने क्या किया, ये अभी जो अर्बन फ्लडिंग की जब हम बात करते हैं या मैन मेड की बात करते हैं, हमने क्या नहीं किया इस सैलाब को लाने के लिए। हम क्या नहीं कर रहे कि हमारे सैकड़ों लोग जो है वो सैलाबों में बह जाएं और वो जो है वो अपनी जानें गंवा बैठे हैं, और हम हर साल जो है वो 30 अरब डॉलर 20 अरब डॉलर की मालियत का पानी ना सिर्फ जाया करते हैं, बल्कि इस तरह की सूरत हाल के अंदर हम बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान भी उठाते हैं। ऐसा है। लेकिन हमारे यहाँ हर शोबे में मैं बात कर रहा हूं, ये सिर्फ सियासत की बात नहीं है, मैं आपको हर शोबे में जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं ये सारे के सारे हर उस काम के पीछे हैं जो जिसके बारे में आप कहते हैं जहां आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, और इस रवैये में हमें कहीं पर कोई तब्दीली होती हुई दिखाई नहीं दे रही। नौशाद साहब, हम रियली सॉरी, मुझे आगे जाना है शहजाद फारूकी साहब की तरफ। शहजाद साहब, हमारे रवैये क्या हैं, और हमारे जितने भी दीगर पैनल में लोग मौजूद हैं उन्होंने यही कहा कि तब्दील होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन एक चीज़ जो हमने तब्दील होती हुई देखी है, जिसमें हमने तब्दीली आती हुई देखी है, वो ये है कि भारत ने इस बात से पेशगी तौर पर हमें आगाह कर दिया कि सैलाबी रेला आने वाला है, जैसे सनाउल्लाह साहब ने भी अपनी गुफ्तगू के में आगाज़ में कहा। तो इसे भारत के रवैये में हम एक बेहतर मुस्बत तब्दीली समझे हम इसको, या आपको लगता है कि नहीं, हमें कोई भारत से ज़्यादा आबी मसाइल के हवाले से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता करने की ज़रूरत नहीं है मुस्तकबिल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका आसमा। सर देखिए, ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन थी जो भारत ने पूरी की। वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने के ख्वाहिशमंद हैं और वो चाहते हैं कि उनका नाम जो है दुनिया में अच्छे लफ्ज़ों में याद रखा जाए। तो उस हवाले से वो कोशिश और ख्वाहिश करते हैं कि वो इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफिल करते रहें, उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए उन्होंने बता दिया। बाकी उन्होंने सिंतास मुआहदा तो बदस्तूर आपका सस्पेंड रखा हुआ है और वो रखा रहेगा। बात उनके तरफ जाने, मुझे भारत से कोई गर्ज नहीं है भाई, मुझे अपना घर इन ऑर्डर चाहिए। मुझे कभी कभी ये लगता है कि हम वो लोग हैं जिनके बारे में वो पंजाबी का एक मुहावरा था कि बुए ते आगे जानजते विनो कुड़ी दे कान। दैट मीन्स के भाई कोई बारात जो है वो आ गई है दुल्हन को लेने के लिए, तो अब दुल्हन के कान जो है वो छुदवा लिए जाएं ताकि उसमें कांटे वगैरह डाल दिए जाए। हम बतौर एक कौम इस तरह का एक रवैया है कि जैसे हमने अपने आप को रेडी पर लगा रखा है। हम किसी न किसी मुसीबत, किसी न किसी आफत का दिखा के, जिस तरह कोई एक्सरे दिखाता है या कोई वो पट्टी बंधी हुई बाजू दिखा के तो पैसे मांगता है, हमने यही काम किया है। मतलब मुझे ये एक बात बताएं, आपने कहा कि जी फलां के पास 220 दिन का पानी जमा करने का, इंडिया के पास 200 से ज्यादा दिन का है, चाइना के पास 600 से ज्यादा दिन का पानी जखीरा करने की गुंजाइश है, अमेरिका के पास 1000 से ज्यादा दिन पानी का जखीरा रखने की गुंजाइश है। तो ऐसे में हमने जो जखीरा करने की गुंजाइश पैदा की है वो नफरत है, वो सियासत जखीरा करनी है, हमने अपने मुफादात के लिए एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ रखना है, और हमने अपने पैसे इकट्ठे करने के लिए अपने अंदर गुंजाइश पैदा की है। ये सारी चीजें जब तक आप लॉन्ग टर्म में, आपने काला बाग के नाम पर हमें सारी जिंदगी सब्ज बाग दिखाया। बिल्कुल। चले काला बाग नहीं बनाना चाहते यार, आपको नीला पीला हरा कोई किसी और रंग का कोई डैम बना दें यार। डैम बनाने में कौन आपका हाथ पकड़ता है? यहाँ पे आप एक डैम का अनाउंस करते हैं, 6 लोग खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं हम तो सर हमने तो मोबाइल फोन के जरिए डैम फंड्स के लिए पैसे भी दिए हैं बहुत दफा। पंजाब जी हमने तो बहुत कुछ किया है, लेकिन असल हमारी सॉरी फारूक साहब, मैं सिर्फ मैं बताऊं, परवेज इलाही साहब के जो साबिक दौर था उसमें एक स्टडी हुई थी, पंजाब में नेचुरली तकरीबन 4,500 ऐसे स्पॉट्स मौजूद हैं जिसके अंदर पानी जखीरा किया जा सकता है। उनको सिर्फ थोड़ा सा ऐसे जिसे कहते हैं ना कि बस ऐसे ही उनके पुश्ते वगैरह कसने की जरूरत है। और वो किया तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन सवाल वो ये है कि ये करे कौन? जिन लोगों ने ये करना है वो तो अपने मामलात में उलझे हैं, अपनी सियासत में उलझे हुए हैं, आवाम की परवाह किसको है? तो जब वो नहीं अपने मामलात में नहीं उलझे हुए यार, देखें बात को समझने की कोशिश करें। आपके मुल्क में पोलियो आएगा, आपके मुल्क में अगर तालीम की कमी होगी, आपके मुल्क में डेंगू आएगा, सैलाब आएंगे, फंड्स मिलेंगे, आपको पैसे मिलेंगे। हम उसके लिए बैठे होते हैं मुंह खोल के कि यार अल्लाह करे कहीं से कोई मुसीबत आफत आए। वो जैसे
एक पहाड़ी इलाके में ना वो सिर्फ बसों को लूटना और जो लोग हादसे होते थे ना उनके वो जेवरात वगैरह और सामान लूट लिया करते थे। तो वो इलाके के लोग जो है वो जब काफी दिन गुजर जाते थे बेरोजगारी के, तो फिर वो दुआ मांगते थे कि अल्लाह सही कोई बस उल्टा। तो हम वो लोग हैं जो सारा का सारा वक्त जो है सिर्फ बस उल्टने की दुआ मांगते हैं ठीक हो गया कि जी, हमें ठीक कहीं हो ना गया। कहीं से कोई पैसे मिल जाए। ठीक हो गया। और अभी इन सारी चीज़ों में कोई बेहतरी की उम्मीद जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल जो है उसको हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है उसको भी डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे कुछ मुल्की सियासत की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यू टर्न लेते हुए नाअहल अरकान की नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला वापस ले लिया है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। अलबत्ता वो लाहौर का एक हल्का है NA 129, उसके ज़िमनी इंतखाब में भरपूर हिस्सा ले रही होगी। साथ ही PTI ने स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफ़े देने का भी फैसला किया है। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो पार्लिमानी किरदार है पहले से मज़ीद कम हो गया है और ये फैसला खुद PTI ने किया है। इस सुकड़ते सिमटते किरदार के बाद ऐवान बाला में PTI के नामजद मुमकिन अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास और कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई ने क्या किरदार अदा करना है, PTI के बजाय उसके इत्तेहादियों की मनसब मिलने से पार्टी पर क्या असरात मुरतब होंगे और क्या ज़िमनी इलेक्शन से बॉयकॉट का PTI को फ़ायदा होने जा रहा है, ये सरासर नुकसान है, जिस तरह से बहुत सारे लोग बानी को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। सनाउल्लाह साहब से पहले जान लेते हैं। सनाउल्लाह खान साहब, सर ये जमहूरी पार्टियां जो वाक़तन जमहूरी पार्टियां होती हैं वहाँ हमेशा मिलजुल कर फैसले होते हैं, कोई वीटो नहीं करता है। PTI जमहूरी पार्टी नहीं है क्या? इस फैसले के बाद हम ये कह सकते हैं, इस एक और यू टर्न के बाद, क्योंकि उसकी सियासी कमेटी तो ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की हामी थी, लड़ना चाह रही थी वो। आप पाकिस्तान में बात कर रही हैं जमहूरियत की हैं? नहीं, बात तो मैं वैसे वाकई आपसे पूछ रहा हूँ, जमहूरियत में पाकिस्तान की सियासी जमातों की देखिए, बात इसीलिए कर जब मैंने कहा ना कि बहुत सारी सियासी जमातों को अच्छा, हमने देखा है, तो मैंने पाकिस्तान का लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल किया। बड़े इंटरेस्टिंग बात है। बिल्कुल वो बिल्कुल क्लियर है कि पार्लिमानी पार्टियां या उनकी सियासी कमेटी कोई फैसला करती है, इमरान खान कोई और फैसला करती है, और PTI अब ये ढकी छुपी नहीं है, PTI इमरान खान है, बाकी कुछ नहीं है, आपको सबको पता है। और 2000 फरवरी के जो इलेक्शन थे उसमें भी आपने देख लिया, उन्होंने टिकट जिसको दिए बस वही इलेक्शन लड़ा है। तो ये तमाम सियासी जमातों में इसी किस्म की सूरत हाल है। अगर आप समझती हैं नून लीग में नहीं है तो ये बिल्कुल गलत बात है, आप समझती हैं पीपल्स पार्टी में नहीं है, ये भी गलत बात है। आप सेनेट के इलेक्शन देख लें, वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने किसको टिकट दिया, या आप नून लीग का टिकट देख लें, अमीर मकाम के बेटे को टिकट दिया और अमीर मकाम के बेटे को PTI जो है वो सपोर्ट कर रही थी। आप देखें, ये तो मफादात है। तो ये सारी बातें जो है ना, मुझे कुछ और नजर आ रहा है। मैं सारा जी PTI मुख्तलिफ नहीं थी, क्योंकि तो ये तो सारे सेटअप को चैलेंज करने के लिए आई थी ना। मुख्तलिफ नहीं है, जो जमात बनी ही फौज के जरिए बनी हो, सीधी सी बात है, एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई हो और जिसका मकसद हो, आप 2014 का धरना देख लें। और 2010 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ तो उस वक्त पहला नारा इमरान खान साहब से ही लगवाया गया था कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, ये क्या कहते हैं, मिसाक जमहूरियत नहीं है, ये मुकमुका है। और उसी के बाद से ये तय किया गया कि ये जो एक क्या कह सकते हैं उसको, एक जिन को तैयार किया गया और वो अब जिन इनके लिए बोतल में बंद होने के लिए तैयार नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अब ये मुझे जो नज़र आ रहा है, जो हम लोगों से मिलते हैं, एक और तजर्बा नाकाम होने जा रहा है। मुझे तो बहुत बड़ी आने वाले दिनों में कोई बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये तजर्बा जो किया गया है फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में, वो भी मुझे नज़र होता नहीं आ रहा, बल्कि पाकिस्तान की जो आवाम है ना उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, बल्कि वो मुश्किल में फंसती जा रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम बल्कि ये मुल्क भी। आप देख लें, आपको नज़र आ रहा है फिगर के हवाले से कि इकानमी बेहतर हो रही है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हम तक तो कोई समरात नहीं। आपके जो इस वक्त जो सूरत हाल है, टेक्निकली हम आज भी डिफ़ॉल्ट हैं। अगर हमारे 14-15 अरब डॉलर के रिज़र्व हैं तो 16-17 अरब डॉलर हमारे पास डिपॉजिट हैं। वो चीन के हैं, वो सऊदी अरब के हैं, वो UAE के हैं, दोस्त ममालिक के हैं। वो अगर आज उठा के वो डिपॉजिट अपने पास रख लें तो हम तो नेगेटिव में हैं। आप दुनिया की सबसे महंगी बिजली और गैस इस मुल्क की आवाम को दे रहे हैं और वो लेने को तैयार नहीं है। आपके पास 41,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, आप 8,000 मेगावाट या 9,000 मेगावाट से ज़्यादा डिमांड नहीं है, बाकी आप क्या करें उसका। आपने LNG के इंपोर्ट के कतर से 2030 तक के वायदे कर लिए, LNG लेने को कोई तैयार नहीं है, आप पेमेंट कर रहे हैं।
और अब जो इसमें जो भी प्रेशर अब जो आता है हुकूमत पे वो अवाम पे डाल दिया जाता है। ये थोड़ी सी बातें हैं, मैं अगर बताना शुरू करूं आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, 10 प्रोग्रामों में बता सकता हूं जो शायद ये चीजें 10 प्रोग्रामों में भी नहीं सिमट पाएंगी जिनकी तरफ आवाम के साथ हुए। तो मुझे ये सारे तजर्बे नाकाम होते नजर आ रहे हैं और अब नजर ये आ रहा है, मेरा खदशा हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई और सिस्टम, कोई और तजर्बा किया जाने की जो है ना खदशात नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, इसी वाले से आप देख लें ना, इस किस्म की सूरत हाल है। हाँ। जो वज़ीर आला पंजाब ने जापान का दौरा किया है ना, आप अंदाजा करें इस किस्म की सूरत हाल है। 30 लोग बैठे होते हैं डेलीगेशन के और एक जापानी जो है सामने जो ऑफिशियल है वो इस पे तो बीबीसी ने भी अब लिख दिया, बाकियों मतलब के तो चले। आप क्या करना क्या चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ? इस मुल्क की आवाम का आप मजाक उड़ाते हैं। तो आप ये, अब मुझे जो हालात नजर आ रहे हैं ना, जमहूरियत शमूरियत कोई नहीं है किसी सियासी जमात में। जो आपका लीडर कह दे, और सबको नजर आ रहा है कि सेनेट की सीट बिकती हैं। कल मैं सुन रहा था शायद खाकान अब्बासी को, उन्होंने कहा जी अब तो 1 अरब से ज्यादा का रेट चल गया। और इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, स्टैंडिंग कमेटियां पकड़ते हैं, अपने ठेके अपने जो ठेके होते हैं उनके लिए लोगों को, ऑफिशियल को तलब करते हैं। इस किस्म की सूरत हाल है, पूरा माफिया बन गया। आपको हम जो क्लाइमेट की बात कर रहे थे ना, वो आने वाले दिनों में इससे भी बुरा हाल होगा हमारा। नेक्स्ट ईयर आपका क्लाइमेट के जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इससे 22% ज्यादा सूरत हाल खराब होगी। हाँ, लेकिन इसकी परवाह किसी को नहीं है, सब अपनी अपनी सियासत में लगे हैं। लेकिन सियासत में भी डेमोक्रेसी वगैरह नहीं है, डेमोक्रेसी की सब बातें हैं, सबके अपने पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट। बिल्कुल जी, पॉलिटिक्स के लिए सब लगे हुए, लेकिन पॉलिटिक्स में भी समझ नहीं आ रहा। आज कोई और पार्टी आ जाएगी, ये सारे लोग जितने भी बिजनेसमैन हैं जिन्होंने इमरान खान के दौर में फायदे लिए वो इधर आ गए। अब वो आने वाले दिनों में, आप शुगर का इंडस्ट्री का आप देख लें, आप देखें जो इस वक्त शुगर इस मुल्क में 200 रुपए बेची जा रही है ना, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तय हुई थी 130 रुपए। 130 रुपए जो मिल से निकलती है टैक्स डाल के, प्राइस जो कंज्यूमर को मिलती है 135 की होनी चाहिए थी। वही शुगर जो आज हुकूमत खुद उसकी कीमत तय कर रही है 175 रुपए। अभी सीजन शुरू नहीं हुआ, क्रशिंग सीजन, वो नवंबर में होगा। ये वही चीनी है, ये वही चीनी है जिसकी कास्ट जो थी वो 120-130 और एक्सपोर्ट करने से पहले इनसे वादे भी लिए गए थे, लेकिन वो वादे वफा नहीं हुए। और शुगर मिल मालकान कैबिनेट में बैठे हैं। मतलब है कि जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी शुगर मिले हैं, जो इंडस्ट्री का वजीर है उनकी शुगर मिले हैं, जो सदर पाकिस्तान है उनकी शुगर मिले हैं। और ये इस मुल्क की जो कौम है वो तमाशा देख रही है, हो क्या रहा है। तो सर हम करें क्या? और नौशाद साहब, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। आज सनाउल्लाह साहब जो बड़े जज्बाती लग रहे हैं, होना भी चाहिए। मैं जज्बाती इसलिए हर शख्स है पाकिस्तान कि हम ये रोज जो है ना बैठ के हम बातें करते हैं, इम्पैक्ट कोई नहीं है, असर ही कुछ नहीं होता। तो सर मैं और आपसे बात नहीं कर सकते हैं ना। कितना पैसा कमाएंगे भाई? सर जी कितना पैसा कमाएंगे? मैं एक मामूली सी एंकर पर्सन, आप एक सीनियर तज्जियाकार, बातें ही कर सकते हैं ना। हमने और क्या करना है मुझे बताएं। लेकिन जिन्होंने अमल दरामद करना है वो सुनने को तैयार ही नहीं है। चाहे आप उस पे एक्स पे कुछ मैसेजेस डालते रहें, कहीं भी डालते रहें, वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकालते रहते हैं। हमारी तो क्या खैर क्या औकात है, बीबीसी भी अगर बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट करे तो उसको भी इग्नोर कर दिया जाता है। खैर मैं आगे बढ़ जाती हूँ, इसी टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। नौशाद साहब, ये एक तरफ जो है नाअहल अरकान की खाली नशस्तों पर बॉयकॉट का फैसला हुआ है, जिस तरह से भी हुआ है, सनाउल्लाह साहब ने उस पर रोशनी डाली डिटेल में। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लाहौर का हल्का NA 129, अब वहाँ से जो नशस्त खाली हुई है उस पर ये फैसला किया गया है कि जी वहाँ पर हम ज़ोरों शोर से हिस्सा ले रहे होंगे। ये तजाद क्यों है सर? हल्के के बारे में ज़रूर बताइएगा मैं देखने वालों को, क्योंकि आप लाहौर से हैं सर। देखिए, पहले तो मैं ज़रा थोड़ा सा, आपने कोशिश की है कि वापस हम टॉपिक की तरफ आ जाए, लेकिन सनाह साहब ने बातें कुछ ऐसी की हैं जो बड़ी दिलचस्प हैं, और आपने जो उस पर तजजिया किया उसमें मैं एक लाइन ऐड ज़रूर करूँगा। देखें, हम विसल ब्लोअर हैं, हमारा जो काम है वो हमें नेक नियति के साथ अदा करना है, वो हम करते रहेंगे। और ये मत सोचें कि ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, ये ना सिर्फ एग्जिस्ट करता है बल्कि इस एक वक्त के अंदर ये कल्टीवेट भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल अंडरस्टूड बात है, क्योंकि आप समहाउ कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप मैसेज को अवेयर कर रहे हैं। और ये इस जो पिछले गुज़िश्ता 10, 12, 15 सालों के अंदर इस मुल्क के अंदर जहां बहुत कुछ खराब हुआ है, वहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इमर्जेंस से या डिजिटल मीडिया के इमर्जेंस से एक एडवांटेज ये भी है कि आपकी पब्लिक पहले से बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है, सवाल पूछती है और अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई बहुत सारे मामलात पर। जी, वक्त आएगा जब ये जो है ना, ये जिन चीजों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये इनमें से कोई शख्स आपको कहीं पर किसी सियासत के किसी कोने खुदरे में भी नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि देखिए, हर चीज की वो एक शेर था कि जुल्म तो जुल्म है,
बढ़ता है तो मिट मिट जाता है। रीजन बिकॉज के हर चीज की एक लिमिट होती है। जब लिमिटलेस हो जाती है ना चीजें, तो खुद ब खुद वो डायरेक्शन ठीक करना चाहती हैं, नहीं करेंगी तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करती। सो इसलिए ये तो होगा। बाकी रही जी। बात कि ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यू टर्न क्यों ले, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। मुझे तो 129 की क्या डायमेंशंस हैं, क्या चीजें हैं, वो लाहौर का हल्का है नहीं है, ये डिबेटेबल पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि आपके फैसले में कंट्राडिक्शन वाज़े नजर आ रही है, क्योंकि NA 129 में भी वही इलेक्शन कमीशन होगा, NA 129 में वही हुकूमत होगी, NA 129 में भी सारे मामलात वैसे ही होंगे जैसे मुल्क के दीगर हिस्सों में होंगे। तो अगर बाइकआउट करना था तो उनका भी कर लेना था, क्योंकि अब तो आपका कमजोर स्टांस और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप कह रहे थे जी हमने इस बाई इलेक्शन को लेजिटिमाइज नहीं करना। अगर नहीं करना तो फिर इस एक इलेक्शन को लड़ने की क्या सेंस है, फिर इसको भी नहीं लड़ना चाहिए था, ताकि कम से कम कल को ये कहने जोगे तो रहते कि हमने इसलिए नहीं लड़ा था कि लेजिटिमाइज, क्योंकि जैसे ही ये कहेंगे अगला बंदा कहेगा आपने NA 129 क्यों लड़ा उस हल्के में तो लड़ा, मुझे बिल्कुल। ये बात समझ में नहीं आती। जो दूसरी बात थी जमहूरियत वाली या डिक्टेटरशिप वाली, वो बड़ी जी, जी। अहम है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो हम आइडलाइज करते हैं कि जो पार्टियों में जमहूरियत होनी चाहिए, असल में हमारी जो सियासी जमातें हैं ये बना कर दी जाती हैं। ये शुरू से ये एक नर्सरी जो है ना, वहां से हर जमात वहीं से बनी है, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, चाहे नून लीग थी, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। ये तमाम सियासी जमातें एक ही नर्सरी, एक ही अकेडमी से होकर बनी हैं, आई हैं। अब किसी ने कुछ और चीजें लर्न कर ली, पीपल्स पार्टी ने कुछ और तरह से चीजें लर्न की, नून लीग ने कुछ और तरह से लर्न की, ठीक हो गया नौशाद पीटीआई साहब। अभी पता नहीं क्या लर्न करती है, क्या नहीं लर्न कर पाती, ये डिपेंड करेगा ठीक है। उसके लीडर के फैसलों पे। सो चूंकि ये खुद से बनी हुई या अवाम की तरफ से बनाई हुई सियासी जमातें नहीं हैं, इस वजह से इनमें जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। ये सही हो गया। एक शख्स को पकड़ के बनाई जाती हैं और उस एक शख्स के गिर्द सारा कुछ घूमता है। तो ठीक है हर जी। पार्टी में जो लीडर और है, सनाउल्लाह वही साहब सब ने भी पहले यही कह दिया कि जाहिर है कि पीटीआई जो है वो इमरान खान है, और ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, Ultimately। होना वही है जो वो डिसाइड करते हैं। इस तरह बाकी पार्टीज में भी सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि ये चीज़ है। मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ शहजाद फारूकी साहब। सर, ये जो पीटीआई कायमा कमेटियाँ छोड़ने का फैसला दे रही है, इससे आपको नहीं लगता कि पार्लिमानी जो अमल है उसमें तातुल तो जरूर आएगा, लेकिन इससे तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं मिलने वाला है? या आपको लगता है कि इससे वो कुछ हासिल कर पाएगी? पार्लिमानी अमल को अगर आप रोकते हैं तो फिर साख क्या रह जाएगी, खुद पीटीआई की अपनी साख क्या रह जाएगी ऐसा करने से? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आसमा आपको तब्दीली माहियत कलब की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके ख़यालात माशाल्लाह बड़ा मेरे दिलो दिमाग को रोशन करते हैं, आपके दलाइल। बात यह है कि पाकिस्तान कभी भी डेमोक्रेसी पे नहीं चला, पाकिस्तान हमेशा अल्लाह करेसी पे चला है और अब भी अल्लाह करेसी पे ही चल रहा है। ये किसी को अगर गलत फहमी है, पता है ये सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो क्रिस्टीना लैम्ब आई थी आज से 30-35 साल पहले पाकिस्तान में, 2-3 महीना रही थी और उसने ये किताब का नाम लिखा था वेटिंग फॉर अल्लाह। कहते मैं एक ऐसी कौम से मिल के आई हूँ जो अल्लाह के इंतजार में बैठी कि जो कुछ करना है मामला जो है वो अल्लाह मियां पे डाल जो कुछ देते करना है अल्लाह ने करना है, ऐसी कुछ नहीं करना। तो वो आप सॉरी आपकी अच्छा, बात देखिए कोई मसला नहीं, मैं सिर्फ इतना गुजारिश करना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर बानी पीटीआई जो हैं वो सिस्टम पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। वो 28 नवंबर को ज़हन में रखे हुए हैं और उसके पेश नज़र वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो इल्ज़ाम लग रहा है उनकी पार्टी के मुख्तलिफ लीडरान पर कि वो कंप्रोमाइज़ हैं, वो उस तासर को भी धोने की कोशिश करेंगे। और वो अब ये बेसिकली प्रेशराइज करके फैसला है, वरना सियासी कमेटी ने तो कुछ और फैसला किया था। सलमान अकरम राजा भी उस फैसले की वजह से नाराज़ हुए और उन्होंने कहा जी मैं तो फिर छोड़ देता हूँ या जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक पॉलिटिकल फैसला है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को बानी पीटीआई की जो पॉलिटिकल चॉइसेस हैं उन पर एतराज़ है। अब बिल्कुल हम उस पर एतराज़ कर सकते हैं, हम किसी भी बात से इत्तेफाक और इख्तलाफ का हक रखते हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि माजी करीब में पिछले 2.5-3 साल से अगर आप उनकी सियासत का मुतालिया करें तो आपको मालूम होगा कि वो इस वक्त कोई तकदीर का अच्छा फेज झेल रहे हैं, जिसमें वो कोई गलत काम भी करते हैं तो उनका सीधा पड़ रहा है। तो इस वक्त वो अगर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहते, वो पार्लियामेंट वो कायमा कमेटियों से आपस की बात है। ये कमेटियाँ जो है ना, ये सनाउल्लाह ने बहुत बेहतर बात की। मुझे याद आ गया एक दफ़ा एक कायमा कमेटी में वो चेयरमैन सीडीए थे हमारे दोस्त, तो वो उसमें बैठे हुए थे, तो वो पर्ची लेते थे हर बंदे से ना, जो वो बैठे मेंबरान थे, किसी ने 4 दिए, किसी ने 5 दिए।
जब इजलास खत्म हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये कितनी कमेटियों में आप जाते हो और ये मतलब चेयरमैन सीडी है तो ये कितनी की पर्ची है? उन्होंने कहा आज आप मेरे साथ जाएंगे वापसी पे। मैं उनकी गाड़ी में उनके ऑफिस गया तो उन्होंने ऑफिस जाके अपनी जेबें खाली करनी शुरू की मेज पे। तो वो एक अंबार लग गया मेज पे, चिट्ठों का जो काम थे, जो ठेके थे, जो प्लाटों का इशू, फाइलों का इशू। तो हमारा ये जमहूरी निज़ाम, आप माजरत के साथ कायमा कमेटी, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये सिर्फ कवर अप के लिए है। इनका किसी का इस पे यकीन भी नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इनको पता है कि इससे कुछ नहीं होगा, हालांकि इससे फर्क तो पड़ता नहीं कोई। ये सारे के सारे लोग ये गुनाहे बेलज्जत कर रहे हैं। इनको पता है कि हम यहाँ पे जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी कार्रवाई करने। हाँ, अलबत्ता इस्तेहकाक कमेटी, अगर किसी का इस्तेहकाक मजरू हो गया तो फिर आपकी खैर नहीं है। बाकी कमेटी कभी किसी की कमेटी निकल आती है, कभी बोली वाली कमेटी होती है। ठीक है, मैं इम्तियाज फरहान साहब सर आपकी तरफ आऊंगी। से इख्तलाफ करना चाह रहा हूँ एक सेकंड सिर्फ। मैं फारूकी साहब ने बड़ी वो गुफ्तगू की कि वो जो बानी तरीक़न साहब वो जो भी कर रहे हैं अल्लाह की तरफ से वो पढ़ रहा है। भाई नहीं, वो हर वो काम कर रहे हैं जो पॉपुलर पॉलिटिक्स की तरफ लेके जाता है। इसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी उनको मदद हासिल नहीं है जिसको आपने कोशिश की है। अच्छा नौशाद साहब, अब पहली दफा मैं 2 मिनट लूंगा, मेरी दफा। नहीं 2 मिनट नहीं है भाई, 2 मिनट नहीं है। मैं इम्तियाज फरहान साहब की तरफ जा रही हूँ। सॉरी, 1 मिनट ले, ये 30 सेकंड्स ले लें, 30 सेकंड्स ले लें शहजाद साहब। गुजारिश ये है कि ये जो सियासत है, या तो आप पॉपुलर सियासत कर लें या पावर पॉलिटिक्स कर लें। इस मुल्क में बाकी सारी जमातें जो हैं वो पावर पॉलिटिक्स करके इक़्तिदार में बैठी हैं। एक बंदा है वो पॉपुलर पॉलिटिक्स करके जेल में बैठा है। तो मुझे और आपको उसकी चॉइस पे क्यों एतराज है? भी इस वक्त पावर में है, हमें इस पे एतराज क्यों है? चलिए इम्तियाज फरहान साहब से ये इस चीज का जवाब ले लेते हैं। इम्तियाज फरहान साहब, सारी गुफ्तगू आपने सुनी है। नौशाद साहब ने जो नुक्ता उठाया है, जवाब में जो शहजाद साहब कह रहे हैं, और उससे पहले जो सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की है, बल्कि मैं तो कहूँगी जो अवाम के दिल की आवाज़ हमें सनाउल्लाह साहब के ज़रिए सुनाई दी आज हमारे शो में। सर उसको ज़रूर, उस पर ज़रूर मुझे बताइएगा। लेकिन ये सर जो PTI की हम बात करते हैं तो पार्लिमानी और सियासी कमेटी में भी हमें अठनी हुई दिखाई देती है। इसके अंदर जुनैद अकबर का कहना यह है सर कि बानी PTI को मुकम्मल मालूमात फराहम ही नहीं की गई हैं, गलत बयानी की गई है उनके साथ। तो सर फिर इस सूरत हाल में पार्टी के फैसलों को वीटो का इख्तियार इमरान खान को होना चाहिए जब उनको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन पहुँच ही नहीं पाती, सही इन्फॉर्मेशन पहुँच ही नहीं पाती है अंदर जेल में बैठे हुए? देखिए, ये बात तो मैं कई प्रोग्रामों में आपके कह चुका हूं कि बहुत सारे फैसले इमरान खान के हैं ही नहीं जो सामने आते हैं। आप अगर इसको तसलसल से देखें, इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे बाजवा ने कहा था कि अगर इलेक्शन चाहते हो तो इस्तीफे दे दो, असेंबली डिसॉल्व कर दो। मैंने असेंबली डिसॉल्व कर दी। इस्तीफे का पूछा, उन्होंने कहा जी मुझे बाजवा ने और जनरल फैज ने कहा था कि रिजाइन कर दो, इससे माहौल बनेगा। ये जो हम रिजाइन करेंगे इतने बड़े पैमाने पर ये इलेक्शन नहीं करवा पाएंगे और उसकी वजह से असेंबली में चले जाएंगे। वो भी बाजवा ने कहा। ये फैसला भी मैं समझता हूं कि इमरान खान का है ही नहीं, हो सकता उसको पता भी ना हो। क्यों? आप देखेंगे 5 अगस्त का एहतजाज देखें कि जब पूरी पाकिस्तान दुनिया में हम कश्मीर का दिन मना रहे थे, वो कश्मीर के हिंदुस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी हुई थी PTI। उसका ऐलान किसने किया था? हलीमा खान साहिबा ने। उससे पहले 26 नवंबर पर चले जाए जिसपे बहुत बड़ा डिजास्टर आया, जो इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ हुआ, उस एहतजाज का किसने ऐलान किया था? हलीमा खान ने। अब गुज़िश्ता उनके बेटों के आने का ऐलान किसने किया था? हलीमा खान ने। और वो हमेशा रोती रही हैं कि उन्हें मुलाकात की इजाजत नहीं। कल जो एक बड़ा फैसला आया जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस पर कि उन्होंने जी ज़मनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, 129 को कह रहे हैं हिस्सा लेंगे। ये किसने ऐलान किया है? हलीमा खान साहिबा ने। और कल की मुलाकात उन्होंने बताई है 2 बहनों के साथ, उन्हें भी इजाजत मिल गई, उन्होंने ऐलान कर दिया। तो बाकी लोग भी तो जाते हैं ना, अगर इतना बड़ा तजाद हो कि हलीमा खान सब कुछ कर रही हो। सिर्फ 5 सेकंड। जी इम्तियाज साहब आपने बड़ी मजेदार बात कर दी। इन्होंने कहा जी फैसले कहीं और हो रहे हैं, और उसकी निशानी ये है कि 4 महीने बाद सिर्फ इन फैसले कराने के लिए कल इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दी गई। सिंपल इज दैट। प्रोग्राम इस पे खत्म कर दें, फिर समझ जाएं कि क्या होने जा रहा है। हमारी मजबूरी भी आप समझे सनाउल्लाह साहब, हम नहीं कर सकते ना। सलमान अकरम राजा, देखे ना, सलमान अकरम राजा और दूसरों ने मुलाकात की। सियासी कमेटी के वो लोग हैं, वो ऐलान नहीं कर रहे, हलीमा खान कर रही हैं। और सेनेट के इंतखाबात होते हैं तो बैरिस्टर सेफ जाके मिलते हैं इमरान खान से, अली अमीन गंडापुर मिलते हैं, और कोई किसी किस्म के इख्तलाफ सामने नहीं आता। अमीर मुकाम के बेटे को वोट भी दिया जाता है, मर्जी से आपस में रल मिल जाते हैं, सेनेट के इलेक्शन भी हो जाते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है कि अभी भी कहीं ना कहीं बाजवा और फैज डॉक्ट्राइन मौजूद है।
ये जो मौजूदा रिजिम है उसमें मैं शायद फील्ड मार्शल को मुझे कोट नहीं करना चाहिए, हुकूमत को जरूर मैं कोट करूंगा कि उन्हें इस रिजिम को अगेन रिव्यू करना चाहिए कि आया वो काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, और इस पर मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं सोचा जा रहा है क्योंकि सनाउल्लाह साहब they all under review। इंतखाबात को बिल्कुल 2023 के इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा वाले देखें इम्तियाज साहब, सनाउल्लाह साहब ने तो अपनी गुफ्तगू के आगाज में ही कह दिया था कि अगले आने वाले कुछ दिन जो है वो बड़े अहम हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सोचा जा रहा है, देखा जा रहा है और कुछ ना कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होती भी उन्हें दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी क्या होता है। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन प्रोग्राम में, और जब प्रोग्राम के बाद हम आपसे मिल रहे होंगे तो कुछ नरेंद्र मोदी के हवाले से बात हो रही होगी और साथ ही साथ उनके जो ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हमें ख़राब दिखाई देते हैं अमेरिका के साथ, भारत के ताल्लुकात ये क्यों ख़राब हो रहे हैं और मज़ीद ये क्या ख़राबी की तरफ हमें जाते हुए दिखाई देंगे या इनमें बेहतरी आने वाली है नरेंद्र मोदी और ख़ासतौर पर भारत की तरफ से जिस तरह से बातें की जा रही हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। इसको डिस्कस कर लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हम करने जा रहे हैं ट्रंप के यार नरेंद्र मोदी के भारत पर नाजिल होने वाले अमरीकी टैरिफ की। 25% इजाफी टैरिफ के बाद भारत पर मजमूई टैरिफ 50% तक जा पहुंचा है। नाज़रीन, रूसी तेल की खरीदारी ने भारत का सच में तेल निकाल दिया है। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन कहता है कि ये टैरिफ आज से नाफिज हो चुका है। इस टैरिफ से भारतीय एक्सपोर्टर्स के मुताबिक भारत की अमरीका को होने वाली 87 अरब डॉलर्स मालियत की बरामदात में से तकरीबन 55% मुतासर होंगी, यानी भारत को लगभग 60.2 बिलियन डॉलर्स का नुकसान पहुंच सकता है। टेक्सटाइल, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी और भारतीय सनत को दीगर जो सनत है उनको शदीद धचका पहुंचेगा, जिससे भारत की जो जीडीपी में 1.05% कमी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए क्या इम्कानात हैं, पाकिस्तान की कौन कौन सी सनतें चमक सकती हैं, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि क्या हम इन इम्कानात से फ़ायदा उठाने की पोजीशन में हैं, भी तैयार हैं, सोच रहे हैं इस बारे में। मैं शहजाद फारूकी साहब सर आपकी तरफ आऊँगी। सर मुझे बताइएगा कि ये जो भारत पर ट्रंप टैरिफ है उसका आज से बाकायदा नफाज हो गया है। भारत का रूसी तेल की खरीदारी पर जो अमरीकी दबाव था, वो कबूल करने से जो इनकार था, वो आपको लगता है हठधर्मी है, दूरअंदेशी है या फिर खुद मुख्तारी का इजहार है? और आपको लगता है कि ये खुद मुख्तारी का इजहार जो है उसको महंगा पड़ रहा है या मजीद महंगा पड़ सकता है भारत को? अच्छा, पहले तो आसमा मैं इम्तियाज फरहान साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा कि आज उनने अपनी पंजाबी इम्प्रूव करने के बड़े वाजे जो है ना साइंस उनकी तरफ से नज़र आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में रहते हुए अपनी पंजाबी को मज़ीद बेहतर कर लेंगे। अच्छा, ये जो आपने अमेरिका और भारत की बात की है, तो मेरे नज़दीक इसका शिकार सिर्फ भारत नहीं है। देखिए, भारत कुछ चीज़ों की रॉ मटेरियल्स जो है वो चाइना से लेता है, उसको वैल्यू ऐड करता है और फिर अमेरिका को भी भेजता है और बाकी दुनिया के मुमालिक को भी भेजता है। तो इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें जो है वो चाइना के ऊपर भी इसका असर होगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि अमेरिका इस वक्त इंडिया से कुछ मनवाना चाहता है, क्योंकि इंडिया का जो तासुर था कि वो इस इलाके में चाइना को भी संभाल सकता है, पाकिस्तान को भी संभाल सकता है, बाकी इस खित्ते का ध्यान भी रख सकता है, वो थानेदार है, वो तासर उसका ख़त्म हो गया। उस झड़प के बाद जो पाकिस्तानी शाहीनों की तरफ से उनको जो झटका पहुंचा, उसके बाद अब वो वाली बात नहीं रही। वो जो पहले किसी ज़माने में भारत के हवाले से एक तासुर था आलमी सतह पर, वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ। तो अब ये वक्त है कि अमेरिका अपनी कुछ शराइत जो है, कुछ चीज़ें मनवाना चाहता है। अब ये तेल वाली बात भी है और कुछ चीज़ें इस इलाके के हवाले से भी हैं, तो उसके लिए ये बड़ा आइडियल वक्त है। अब मुसीबत ये है कि नरेंद्र मोदी दाखिली तौर पर बहुत प्रेशर में है। उनका जो मुसलसल मतलब ये 2014 से गालबन ऑनवर्ड ये चले आ रहे हैं, तीसरी टर्म है उनकी। तो अब वो जो इंतहा पसंदाना सोच है और जो दाखिली उनको चैलेंजेस हैं और जिस तरह से वो अपने छाती का साइज बताते थे और राफेल का नाम बताकर डराते थे, तो वो अब अंदर सवाल उठने शुरू हो गए। लोगों को पता चल गया है कि ठीक है, टाइम आई एम सॉरी शहजाद साहब, इस सेगमेंट का कम है। ये जो सवालात उठ रहे हैं भारत के अंदर, इसी पर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। नौशाद साहब मुझे बताइएगा कि आपको लगता है कि टैरिफ वाले मामले पर ताल्लुकात जो हैं भारत के अमेरिका के साथ, वो मजीद हम बिगड़ते हुए देखेंगे या भारत जो है हमेशा की तरह कोई ना कोई मक्कारी करते हुए ये सारी सिचुएशन संभालने में कामयाब हो जाएगा? नौशाद साहब देखिए, फिलहाल तो सिचुएशन उससे संभाली नहीं जा रही। उसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो फारूकी साहब ने आपको बता दिए हैं। सबसे बड़ा मुहर्रिक ये इसमें कोई शक नहीं कि वो जो चौधरी अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था वो उस तरह से मामला है नहीं।
तो उससे भी ट्रंप जो है वो खासे अनॉयड है। लेकिन जो मामला है कि ये जो इस वक्त लॉबिंग फर्म जो हायर करके कोशिश भारत कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा, अभी रिसेंटली उन्होंने एक बड़ी कंपनी जो है वो हायर की है, वहाँ लॉबिंग फर्म, कोशिश तो वो करता रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें इसके दरमियान मौजूद हैं जो रूस, चीन और बाकी मामलात के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो पब्लिकली नहीं बताई जा रही। क्योंकि वो जो चीजें हैं उसके ऊपर जब तक कोई तस्फिया नहीं होगा, ये मामला टैरिफ वाला सॉर्ट आउट नहीं होगा। अब अगला जो आपका सवाल था वो ये था कि पाकिस्तानी उससे फायदा उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। तो भाई पाकिस्तान में कोई सनत होगी, कोई बच्ची होगी, या उसको वो कोई किसी तरह किसी के कोई इस काबिल होगी कि वो जो है वो काम कर सके, तो ही वो उनके ऑर्डर्स फिल कर सकती है ना। अभी आपकी सनत का मसला ये है कि वो कुछ लगी बंदे सिस्टम तो जो चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें अपनी इस्तादात से ज्यादा एकदम बढ़कर आगे कोई चीज डिलीवर करनी पड़े तो ना आपको यहाँ लेबर मिलेगी, ना आपको यहाँ पर मशीनरी मिलेगी, ना यहाँ पर आपको कोई और चीज मिलेगी। और कोई नया बंदा इस काम में एंटर होगा तो वो ना तो बिजली के जो टैरिफ्स हैं, जो आपके यहाँ पे इस वक्त बिजली की कीमत है, या दीगर जो इनपुट्स हैं, वो उनको फिजिबल कर सकता है। तो इस वाइबिलिटी को बनाने के लिए आपके यहाँ वॉर फुटिंग्स पे अगर कोई काम हो और सीरियस काम हो तो हो सकता है कि कुछ फायदा आपको, क्योंकि ये जो भारत का मामला है ये हमें जल्दी सेटल होता नजर नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अब इम्तियाज फरहान साहब, आप क्या देख रहे हैं? आप तो कराची में मौजूद हैं, माशी हब के अंदर मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि इस फैसले से पाकिस्तान के लिए क्या कोई इम्कानात हैं? और जिस तरह से नौशाद साहब ने कहा कि वॉर फुटिंग पे हमें इस पर काम करना होगा, तो कहीं ना कहीं आपको इस पर काम होता दिखाई दे रहा है? टेक्सटाइल है, चमड़ा है, ज़रूरी मसनूआत हैं, अमेरिका की मंडियों में मुतारिफ करा सकते हैं, भारत की हम जगह ले सकते हैं, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं, खास तौर पर ऐसी सिचुएशन में जब हमारी पैदावारी लागत जो है वो बहुत ज़्यादा है? सर देखिए, शहजाद भाई ने जो बात की थी ना, भाई मैं ये सिंधी पठान हूँ, शिकारपुर बेस हूँ वो बिल्कुल पंजाबी दायरे के मेरा बड़ा भाई है और उसमें कोई हर्ज नहीं है, सारी चीजें। दूसरा देखें आसमा, जो आपने सवाल जो बात कर रहे हैं ना, मैं ये जो आपने अपने इंट्रो में चाणक्य डॉक्ट्राइन बताई थी, चाणक्य डॉक्ट्राइन अगर आधी भी आप बुक उसको पढ़ेंगे तो आपको पता जाएगा कि आप उसके अंदर क्या क्या किस किस किस्म के मामला हैं, और उसी को जो नजर आ रही है मूडी पॉलिटिक्स, वो उसी को फॉलो कर रहा है। मैं ये समझ रहा हूँ जो अमेरिका ने जो टैरिफ बढ़ाया है उसका काउंटर पार्ट उन्होंने तैयार कर लिया है। उसमें मैं क्योंकि जिस तरह से वो खामोशी के साथ रशिया से, जो नौशाद भाई पॉइंट आउट कर रहे थे, बात बिल्कुल सही है, वो सामने नहीं आ रही कि रशिया से, चाइना से, और आप यूक्रेन को भी उसके अंदर बीच में रखें, और ईरान का जो मामला आया था, ईरान के बाद जो सूरत हाल आई उसको भी रखें सामने। तो वो अपने काम कर रहे हैं। और कल हमने एक प्रोग्राम में कहा था कि शहबाज शरीफ को चाहिए फौरी तौर पे सार्क कॉन्फ्रेंस बुलाएं, जो कि भारत की यानी उसको क्या कहना चाहिए, भारत की हट धर्मी की वजह से सार्क कॉन्फ्रेंस ममालिक का अभी बहुत अरसा हो गया इजलास नहीं हुआ। हो सका। उसके अंदर वो बीच में जो लोग हैं जो इसमें डिप्लोमेसी कर सकते हैं उनको यूज करें फौरी तौर पे। जो ये टैरिफ से हम फायदा उठा सकते हैं तो उसके लिए उसमें बांग्लादेश भी, अब तो अफगानिस्तान भी उसके अंदर आ गया था लास्ट। ठीक हो गया। और लेकिन एक और आसमा बात इसमें कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं ये भारत और ट्रंप की अगर स्क्रिप्टेड ये जो कन्फ्रंटेशन है उसके अंदर हमें ऐसे माहिदों से एहतियात करना चाहिए कि इन फ्यूचर हम ये बोलने पर मजबूर हो जाएं कि हम ट्रैप हो गए थे, हमें हिंदुस्तान ने और सही हो गया सर जी, सही हो गया। हमें एहतियात करनी चाहिए, लेकिन हम एहतियात तो करें ना करें, लेकिन हम जो है ना खुशगुमान बड़ी जल्दी हो जाते हैं। सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तानी कौम, अमरीकी हिमायत है, ताल्लुकात की असर नौ बहाली हो रही है, क्या ये पॉसिबल है? जो हम सब के जहनों में एक चीज़ उठती है कि मकबूजा कश्मीर समेत जो सालिसी के मुतकाजी दीगर उमूर हैं उन पर हम अपनी पोजीशन जो है वो मजबूत कर सकें, कुछ अमेरिका से मदद ले सकें, उधर ताल्लुकात ख़राब है, इधर सही हो रहे हैं, तो कोई फ़ायदा तो उठाएं हम। मसला ये है कि हम बहुत तनकीद करते हैं अपने हुकूमत पर, हमारी जो सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो एक जंग हुई और उसके बाद जो डिप्लोमेसी हुई, मैं कम अज़ कम उसका फ़ैन हो गया हूँ। उसमें पाकिस्तान ने बड़े ड्रामाई जो है कामयाबियां हासिल की हैं। नो डाउट। और उसमें सबसे बड़ी जो ड्रामाई, ये तो आप भूल जाएं कि हम कोई अमेरिका कोई एक्सपोर्ट करेंगे। बेसिकली अमेरिका के कंसर्न ही ये थे कि ट्रेड डेफिसिट ख़त्म किया जाए। हमारा $3 बिलियन ट्रेड डेफिसिट था, तो पाकिस्तान ने उनको कह दिया कि हम आपकी $2-2.5-3 अरब डॉलर की एडिशनल चीज़ें लेंगे, हमने कुछ और नहीं देना उनको। ना हमारे पास ट्रेड सरप्लस है, हमारे पास सरप्लस है ही नहीं। जो सबसे बड़ा जो ड्रामाई तब्दीली आने आ रही है, जो मुझे कुछ चीज़ें पता हैं
वो आप हमें नहीं बताया अभी अमेरिकन खुल के। इन्वेस्टमेंट है, मैं बता रहा हूँ, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है। और जो वहाँ मुलाकातें हुई हैं बड़ी हाई फाई किस्म जी, जी। की, और जो पाकिस्तान ने उनको ऑफर किया है उसमें सबसे अहम बलूचिस्तान में मिनरल्स और मादनियात हैं, लेकिन उसको लिंक किया गया है कि अमेरिका वहाँ पर जो प्रॉक्सीज हैं वो ख़त्म कराए। और आपको ये उसमें पता है, मदद मेरे करें। दोस्तों को ही पता है, अगर अमेरिकी कंपनियां वहाँ आकर बैठ जाती हैं तो इंडियन है और कुछ और दोस्त ममालिक की प्रॉक्सीज है, मैं जिनका नाम नहीं लेना चाह रहा, वो तमाम प्रॉक्सीज फिर कंट्रोल करने में हमें जो है बड़ी मदद मिल बहुत- सकती है। बहुत बड़ी है। और जो बलूचिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है वो चेंज हो सकती है। ये ख्वाब है, मैं भी सोचता इससे हूँ बड़ी कि इस कामयाबी मुल्क क्या में। हो सकती है तो सनाउल्लाह साहब ये पाकिस्तान बड़ी, के लिए? पाकिस्तान के पास मसला ये है, पाकिस्तान के पास अगर तेल और गैस के ज़खायर हैं और मादनियात है तो हमारे पास ना टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास पैसे हैं, ना कोई इन्वेस्टर, चलिए सर जी, आ जाएंगे। अच्छी उम्मीद पे। ना कोई यहाँ इन्वेस्टर आने के लिए तैयार अच्छे है। नोट पे प्रोग्राम अगर खत्म कोई करते आता हैं। है तो कोई इशू नहीं है। आप बता रहे हैं ना, आ रहे हैं, चलें बलूचिस्तान में आ रहे हैं तो इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए सर जी। सनाउल्लाह खान साहब बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। नौशाद साहब, शहजाद साहब, इम्तियाज़ फरहान साहब, आप तमाम साहिबान का शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।